देखिए हम लोग कल स्टार्ट किए थे उसमें प्रसार गुणांक या उसमें प्रसार केवल ना, उसमें प्रसार, ये हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें प्रसार क्या था? उसमें प्रसार में सीधा सीधा हमने बताया था प्रसार का मतलब क्या होता है? प्रसार का मतलब होता है फैलना, फैलना। उसमें प्रसार का मतलब होता है ऊष्मा पाकर फैल जाना, ये था ना। यानी जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी। समझ में आ गया ना? तो जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आकार में वृद्धि होती है, उसी को बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। ध्यान रहेगा ना सबको? हमने इसमें बताया था कि जब किसी पदार्थ को आप गर्म करेंगे, कोई भी पदार्थ होगा, और इसको जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या हो जाएगा? अणुओं की गति बढ़ जाती है, सही ना? हाँ, अणुओं की गति बढ़ जाती है, और अणुओं की गति के बढ़ने से क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगा क्या होगा? हाँ, आकार भी बढ़ेगा। नहीं, अणुओं की गति बढ़ने से ही आकार बढ़ जाती है ना। रिजल्ट क्या आएगा कि आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ता है। तो आपसे 2-3 सवाल यहां से पूछता है कि किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की गति बढ़ेगी। समझ में आ गया ना? एक जो प्रत्येक कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये ना। और जो छोटे छोटे कण है उनके बीच अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। इसका मतलब अगर गर्म करेंगे तो अंतरा आणविक बल कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। अणु दूर दूर होंगे, इसका मतलब आकर्षण बल कम होगा। इसका उदाहरण हमने आपको बताया था 2-3। जैसे पहला बताया था कि रेलगाड़ी की पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। कारण क्या है कि गर्मी के सीजन में उसमें प्रसार होगा, हाँ, फैल जाएंगी, और फैलेंगी तो टेढ़ा हो जाएगा, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है ट्रेन। और ठंडी के सीजन में सिकुड़ेंगी, बटुरेंगी, और जब सिकुड़ेगा तो चिटक जाएगा, टूट जाएगा पटरिया, तो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि जो हम लोग फर्श लगवाते हैं घर में, है ना, या सड़क, उसमें रेखाएं खींच दी जाती हैं। तो रेखाएं क्यों खींच दी जाती हैं? तो सड़क में तो 2-3 कारण से खींच देते हैं। एक तो घर्षण बल के लिए खींच देते हैं ना, बहुत चिकना हो जाएगा तो आदमी स्लिप करेगा। बाकी दूसरा क्या होता है, इसका भी प्रभाव रहता है, क्योंकि गर्मी और ठंडी के सीजन में उसमें प्रसार, सही ना, प्रसार होगा या सिकुड़न होगा तो चिटक जाएगी सड़क, जल्दी खराब हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए जितने जो ये आरसीसी रोड बने हैं, है ना, नेशनल हाईवे में जो आरसीसी वाला रोड है, डामर वाला नहीं, दूसरे साइड वाला, उसमें फिर 2-2, 3-3 मीटर पर, सही ना, लकीर खींचा गया है, गड्ढा कर दिया गया है, अलग अलग टुकड़ा वही आपको दिखेगा। रीजन ये है कि ताकि उसमें प्रसार या सिकुड़न हो तो चिटके ना सड़क। हम लोग जब घर में फर्श लगवाते हैं तो फर्श में भी शीशा लगवा देते हैं। अगर बड़ा फर्श होगा, नहीं छोटे से कमरे का लगवा रहे हैं, अगर बड़ा मतलब बड़ा गोदाम टाइप का है तो आदमी क्या करता है, या तो ऐसे कन्नी लेके, जो उसका मिस्त्री का होता है ना, धारदार, उससे ऐसे लकीर बनवा देता है, तो डिजाइन भी बन जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जो शीशा नहीं लगवाते तो उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि इसमें गर्दा भरने लगता है, इसलिए क्या करते हैं, उसमें शीशा लगवा देते हैं। समझ में आ गया ना? टुकड़े वाइज बनाते हैं। और हमने दूसरा क्या बताया था, जो बिजली का तार होता है वो ढीला बांधा जाता है, बिल्कुल टाइट नहीं बांध सकते। यानी जो बिजली का पोल होता है उसमें जो तार लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा झोल होता है। झोल क्यों होगा? क्योंकि बहुत टाइट कर देंगे तो ठंडी के सीजन में जैसे बढ़ेगा तो या तो तार टूट जाएगा या तो पोल को खींच लेगा, पोल टूट जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इन सब कारणों से ये प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद हमने कहा था जो प्रसार होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। पहला लिखना रेखीय प्रसार,
रेखीय प्रसार या रेखीय प्रसार गुणांक लिख सकते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? अल्फा होता है। इसको अल्फा से लिखते हैं। ग्रीक का शब्द है जिसको अल्फा से लिखा जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? रेखीय प्रसार का मतलब, देखिए हमने पहले कहा था रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या होता है? रेखीय प्रसार का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो केवल उसकी लंबाई में वृद्धि हो, यानी चौड़ाई में और ऊंचाई में ना हो। समझ में आ गया ना? जैसे तार है, जब आप तार को गर्म करेंगे तो खाली लंबाई बढ़ेगा ना, मतलब बढ़ेगा तो दोनों साइड में। जैसे अगर इसी को आप फैलाएंगे, गर्म करेंगे तो लंबाई ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि मोटाई कम बढ़ेगा, तो उसको नगण्य मान लिया गया। जैसे कागज है तो कागज की मोटाई नगण्य मान लेते हैं ना, केवल लंबाई और चौड़ाई बताते हैं, जब कुछ ना कुछ मोटा तो रहा करेगा। तो इसे जब किसी पदार्थ को गर्म करने से लंबाई बढ़े तो उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार, यानी एक रेखा में वृद्धि। लिख लीजिए रेखीय प्रसार क्या होता है, या शॉर्टकट में लिख लीजिए, जब केवल किसमें वृद्धि हो? लंबाई में वृद्धि हो। गर्म करने पर जब केवल लंबाई में वृद्धि हो तो उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। किसी पदार्थ को गर्म करने पर जब केवल लंबाई में वृद्धि हो, एक रेखा में बढ़े, सीधी रेखा में बढ़े, तो उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। समझ में आया ना सबको? रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है वृद्धि की दर कितनी है। दर का मतलब कितने सेल्सियस पर कितना बढ़ेगा। रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है जो ये वृद्धि है, इस वृद्धि की दर कितनी है। ये आपका क्या लिखा है? ये आपका है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, जबकि रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक की अगर हम बात करें तो रेखीय प्रसार गुणांक है इसी लंबाई में वृद्धि की दर। लंबाई में वृद्धि की दर कितनी है, इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक, तो देखिए रेखीय प्रसार गुणांक बराबर कैसे निकालते हैं? तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई। मूल लंबाई का मतलब, हाँ, पहले की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई गुणे ताप, या डेल्ट लिख सकते, तापांतर लिख लीजिए, तापांतर। यानी इसको अल्फा बराबर कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बराबर डेल एल, डेल एल का मतलब लंबाई में वृद्धि, बटा एल इंटू डेल टी। समझ में आ गया ना? तो जो अल्फा है ये रेखीय प्रसार गुणांक, तो इसका मात्रक क्या आएगा बताइए? कोई बताइए, अभी बताइए, किनारे बताइए, मात्रक क्या लिखेंगे इसका? यल क्या है? लंबाई है। ये यल क्या है? ये भी लंबाई है। टी क्या है? ताप है। लंबाई का मात्रक मीटर, तो यहां लिखेंगे मीटर बटा यल का मात्रक मीटर, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ये लिख सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका मतलब इसका मात्रक क्या आ गया? तो मात्रक केवल आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री केल्विन, प्रति डिग्री केल्विन। तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री केल्विन। अगर बात करें लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक, तो लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है?
लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक, ये आपका होता है 0.00012 प्रति डिग्री सेल्सियस। यानी लोहा को जब आप गर्म करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस तो इसका लोहा में प्रसार कितना होगा? 0.00012। समझ में आ गया ना? ये लोहे का प्रसार गुणांक है। किसी को यहां तक दिक्कत है? अब देखिए, अपने मन में ये बात मत लाना कि सर जब लोहा गर्म करेंगे तो खाली लंबाई में कैसे बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा। चौड़ाई वाले को नगण्य मान लिया गया, जिसे तार की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? बाकी बढ़ेगा तो चारों तरफ से, ऐसा थोड़ा कि लंबाई को बढ़ेगा चौड़ाई कंट्रोल रहेगा, लेकिन उसकी तुलना में वो पता ही नहीं चलेगा आपको। किसी को यहां तक दिक्कत है? दूसरा लिखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से लिखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसको लिखते हैं बीटा से। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? क्षेत्रीय का मतलब होता है क्षेत्रफल से संबंधित। क्षेत्रीय का मतलब क्षेत्रफल से संबंधित। तो क्षेत्रफल होने के लिए क्या आवश्यक है? जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसके लंबाई में भी वृद्धि हो, चौड़ाई में भी वृद्धि हो, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार हुआ उसका। समझ में आ गया ना? और जो क्षेत्रीय प्रसार की दर है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर होने का मतलब, जैसे आपने कोई टीना लाया और उसको गर्म कर दिए तो फैल जाएगा ना टीना, लंबाई भी बढ़ेगा चौड़ाई भी बढ़ेगा। जैसे आप टीना लेके आए अपने घर पे और ये टीना इसी आकार का था, अब इसको आपने गर्म कर दिया तो टीना ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो गया, तो उसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार। लेकिन किस दर से बढ़ा है? दर का मतलब कितने टेम्परेचर पे कितना बढ़ रहा है, दर ही होता है ना। तो किस टेम्परेचर की दर से बढ़ रहा है उसको बोलते हैं गुणांक, उसमें शामिल कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और उसी क्षेत्रीय प्रसार की अगर दर है तो गुणांक कहेंगे। तो लिख लेना इसी चीज को। यहां भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, पदार्थ को गर्म करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि। पदार्थ को गर्म करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि, इसको बोल वृद्धि, यह क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। और क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, हाँ, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ये क्या कहलाती है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। गुणांक समझ में आ गया ना? तो यहां से बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बीटा बराबर, हाँ, क्षेत्रफल में परिवर्तन या वृद्धि, सही ना? तो डेल, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? ए से, एरिया से ना। तो डेल ए बटा ए इंटू डेल टी। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भी वही होगा क्योंकि ए से ए कट जाएगा, यहां भी इसका मात्रक भी ना प्रति डिग्री सेल्सियस। मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस।
किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए। अगला लिखिए आप, आयतनीय प्रसार गुणांक। आयतनीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक। अच्छा, रेखीय प्रसार गुणांक का उदाहरण कौन सा है? से 3 में वृद्धि ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, जैसे दफ्ती गत्ता ही ना, दफ्ती में वृद्धि, गत्ता में वृद्धि, टीना में वृद्धि, ये सब क्या हुआ है? ये सब क्षेत्रफल में वृद्धि कहलाएंगे। आयतनीय प्रसार गुणांक ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करने पर आयतन बढ़े, लंबाई भी बढ़े, चौड़ाई भी बढ़े, ऊंचाई भी बढ़े। किसका हो सकता है ये? हाँ, घन का हो सकता है ना। जैसे गेंद है तो गेंद हर तरफ से बढ़ेगा, समझ में आया ना। जैसे कोई लोहे का गेंद, जब उसको गर्म करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ेगा। जैसे ईटा टाइप का कोई घन हो लोहे का, तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, ऊंचाई भी बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी आयतन में वृद्धि हो, उसको बोलते हैं आयतनीय प्रसार, यानी आयतन में प्रसार। जैसा नाम वैसा काम। आयतन में प्रसार, तो आयतनीय प्रसार और आयतन प्रसार की जो दर है उसको क्या कहते हैं? आयतनीय प्रसार गुणांक। लिख लेंगे ना सब। अच्छा, जो लोहे का क्षेत्रीय प्रसार होता है, ये छूट गया, इसको भी लिख लेना कहीं साइड में। लोहे का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ये कितना होता है? तो ये भी आपका होता है 0.00024 प्रति डिग्री सेल्सियस। उसमें 12 था, इसमें 24 है, बाकी अंतर नहीं, उसी का डबल कर देना है। लिख लेंगे ना आयतनीय प्रसार गुणांक, लिख लीजिए। समझ के लिखना रहता है ना, तो अपने मन से आप लिख लीजिए, क्योंकि वहां परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, वहां सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएगा, उसको समझना है ना, सवाल आएगा। तो रेखीय का मतलब जिसमें रेखा में वृद्धि हो, केवल एक दिशा में वृद्धि हो, लंबाई में वृद्धि हो। क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हो, आयतन का मतलब आयतन में वृद्धि हो। तो आयतनीय प्रसार गुणांक को कैसे लिखते हैं? गामा से। तो गामा बराबर क्या होता है? आयतन में परिवर्तन, और आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं, तो डेल वी बटा वी इंटू डेल टी। समझ में आ गया ना सबको? इसका मात्रक क्या आएगा? इसका भी मात्रक वही आएगा, वी से वी कट जाएगा। यानी आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, घन मीटर। तो घन मीटर ऊपर भी, घन मीटर नीचे भी कट जाएगा, केवल बचेगा प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक। एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो इसका आयतनीय प्रसार, लोहे का कितना होगा आयतनीय प्रसार गुणांक? लोहे का आयतनीय प्रसार गुणांक, तो ये भी आपका होता है 0.000, यहां 12 था, यहां 24 है, यहां 36 प्रति डिग्री सेल्सियस। याद करना आसान है, लोहे का एग्जाम में पूछ लेता है, तो लोहे का याद कर लेना। एक एग्जाम में जो सवाल आता है ये आपसे पूछता है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तथा आयतनीय या आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। क्या संबंध है इन तीनों में? यानी अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा में संबंध। अच्छा, ये तो डेल्टा बन गया ना। गामा कैसे बनता है? गामा वाई के आकार का बनता है।
हाँ ये गामा ऐसे बनता है, ऐसे बनाना, उल्टा बना दिए ना, गामा का मुख ऊपर रहता है। अल्फा बीटा गामा पीछे भी सही कर लेना, गामा का सिंबल हमने ऐसे बना दिया था, तो ये डेल्टा का है, गामा ऐसे बनता है वाई के आकार का। तो अल्फा बीटा गामा में संबंध, संबंध का मतलब कितने कितने का अनुपात होगा, क्योंकि मात्रक तो कट जाएगा, अनुपात में मात्रक नहीं होता ना। तो इनका संबंध कितना था, कोई बताएगा? अभी लिखे थे हम लोग कितना, मात्रक नहीं, संबंध बताना है, मतलब क्या संबंध है, रेशियो बताना है। हाँ 1:2:3। अभी 12, 24, 36 ये तो लिखे थे ना, तो ये संबंध है 1:2:3 का। ये सवाल कंपटीशन में जो सवाल आता है ना, वो 99% सवाल यही आते हैं। जो अभी तक आप थ्योरी पढ़ रहे थे वो सवाल वहां से नहीं आता, वो तो केवल जानकारी के लिए है कि रेखीय प्रसार क्या है, क्षेत्रीय प्रसार क्या है, आयतनीय प्रसार क्या है, कभी कभी आता है, लेकिन सवाल जो आता है ये आता है कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार में संबंध क्या है। तो 1:2:3 का सवाल कैसे आएगा, तो सवाल तो एक डायरेक्ट आता है, मतलब लिख के आएगा कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतनीय प्रसार में क्या संबंध है, ये अनुपात इधर उधर लिखा रहेगा, 1:2:3, 3:2:1, सही ना, 1:2:5, 3:2:1, इस टाइप का 4 ऑप्शन लिख देगा आपको। देखिए ये क्रम ध्यान रखना कि अल्फा बीटा गामा में 1 2 3 का, एग्जाम में कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, आपसे कहा देगा गामा बीटा और अल्फा में बताइए, तो आदमी वहां भी क्या करता है, 1:2:3 लगा के चले जाते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्रम अगर बदला तो यहां भी बदल जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक 0.0025 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा। बताइए इसका उत्तर बताइए। लग जाएगा ना सबका? रेखीय प्रसार गुणांक दिया है, यानी अल्फा का मान दिया है 0.0025 प्रति डिग्री सेल्सियस। बीटा का मान पूछा है, तो बीटा बराबर हम सभी जानते हैं, बीटा बराबर कितना होता है, 2 अल्फा, ये होता है ना, अभी ये तो पढ़े हैं, अल्फा रेशियो बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा रेशियो बीटा बराबर होता है आपका 1:2। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बटा बीटा बराबर 1/2। इसका मतलब बीटा का गुणा इधर होगा, तो बीटा एक कम बीटा बराबर अल्फा दूनी 2 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे भी संबंध आता है, तो आप ये नहीं कह सकते सर आपने तो खाली 1:2:3 बढ़ा दिया, ये इसको सॉल्व कर लिया गया, मैथ निकाल लिया गया। समझ में आ रहा है ना सबको? इसका मतलब ऐसे भी आ जाएगा कि बीटा बराबर 2 अल्फा, बीटा बराबर अल्फा, बीटा बराबर 3 अल्फा, बीटा बराबर अल्फा बाई 2, तो कौन सा संबंध होता है, तो बीटा बराबर 2 अल्फा। तो यहां से गुणा कर दीजिए, बीटा बराबर कितना जाएगा, बीटा बराबर 2 गुणे 0.0025। जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.0050 ये आएगा।
बताइए, गुणा तो कर लेंगे ना सब। इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये यही आएगा कि ऐसे आएगा 0.0005, कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा? बताइए, आप लोग बताइए कौन सा आएगा? भाई गलत हो जाएगा ना, दोनों में अंतर है। यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, या 4 अंक का मतलब इसको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ 3 अंक है और यहाँ 4 अंक है। तो देखिए, करेंगे गुणा तो कैसे करेंगे, 0.0025 में 2 का गुणा करेंगे, ये लिखेंगे ना। तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 शून्य शून्य 2 शून्य, ऐसे लिखेंगे ना। 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यही वाला सही है। लग जाएगा ना सबका, ये नीचे वाला गलत। तो कितना जाएगा, 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। हाँ, 0 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। 0 दशमलव के बाद अगर कोई संख्या नहीं है, खाली शून्य लिखना है, तो आपकी मर्जी है, लिख सकते नहीं लिख सकते। जैसे आपको कहीं लिखना है 1.50, तो ये भी सही है। अगर आपने लिख दिया 1.5, तो ये भी सही है। ज्यादा सही कौन सा है, तो ज्यादा सही यही वाला है, क्योंकि आपने हाई स्कूल में या 9 में पढ़ा होगा, सार्थक अंक पढ़े हैं। सार्थक अंक निकालिए, तो जो दशमलव के बाद अगर दाईं तरफ से कोई भी अंक नहीं, खाली 0 लिखा है, तो वो सार्थक अंक नहीं है। वो आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। नहीं लिखा होगा तो भी 1.5 पढ़ा जाएगा, और लिखा है तो भी 1.5 पढ़ा जाएगा ये। अच्छा, जैसे अगर हम कहीं लिख दें 1.05 किलोग्राम, बताइए तो इसका मतलब ये कई किलो का ग्राम है? बताइए, आप बताइए। 1 किलो 5 ग्राम, आप बताइए। अगर कहीं ऐसे लिखा है 1.05 किलो, तो कई किलो का ग्राम हुआ ये? बताइए, बहुत बेसिक सवाल पूछे हैं। कितना? हाँ, 1 किलो 50 ग्राम हुआ, 5 नहीं हुआ। इसका मतलब है 1 किलोग्राम 50 ग्राम। समझ में आया ना। जब 5 ग्राम लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 1.005, ऐसे लिखा रहेगा। और अगर 1 खाली 5 लिखा है या 0 लगा है, इसका मतलब 1.5 किलो लिखा है, 1 किलो 500 ग्राम लिखा है। 1.5 ऐसे लिखेंगे ना, 1 किलो 500 ग्राम। इसको आप 1.5 किलो कहेंगे, और 1.5 किलो का मतलब 1 किलो 500 हुआ, तो भलते 2 0 नहीं लिखा है। इन 1.5 किलो का मतलब 1 किलो 500 ग्राम है, और ये वाला 1 किलो 50 ग्राम है। यहाँ 0 छूटा, जैसे यहाँ 1 0 छूटा और यहाँ 2, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है। लगा लेंगे सभी लोग इस टाइप के सवाल। अगला बताइए। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण कौन सा होता है? पीवी बराबर एन आर टी। ये आपने हाई स्कूल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीवी बराबर एन आर टी। जिसमें आपने पढ़ा होगा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। समझ में आ गया ना, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, इनके नियम पढ़े होंगे आप। तो पीवी बराबर एन आर टी, इस समीकरण को बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। जहां पर पी क्या है? हाँ, जहां पी आपका है दाब, वी क्या है? आयतन, एन क्या है? हाँ, नियतांक है, सही ना। मोल की संख्या, मोल की संख्या ये एक प्रकार का नियतांक होता है।
जिसको अवगाद्रो की संख्या भी कहते थे। आर क्या है? आर है गैस नियतांक, और टी क्या है? ताप है। यानी ताप, आयतन, दाब में संबंध क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी का। समझ में आ गया ना सबको? देखिए यन का मान कितना होता है, तो यन बराबर होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 एवोगाद्रो की संख्या। यानी एक, ये यन का मान मतलब ये एक मोल में लिखा है, एक मोल, एक मोल में इतना अवगाद्रो की संख्या होती है। 6 लिखा है, 6.22 गुणे 10 के पावर 23 एवोगाद्रो की संख्या एक मोल में। जब हम लोग पढ़े थे मूल मात्रक, तो मूल मात्रक में पढ़े थे ना, कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। तो मोल किसका मात्रक है? मोल, हाँ, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है ना। तो जो पदार्थ की मात्रा है भाई, किसी संख्या में होगा, किलो में होगा, ग्राम में होगा, तो पदार्थ की मात्रा किस में होती है? संख्या में होती है। तो अगर आप लिखते हैं ना पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, तो एक मोल में कितना संख्या होता है? 6.22 गुणे 10 के पावर 23, इतना अवगाद्रो की संख्या होती है। एग्जाम में सीधे सीधे आता है आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? तो आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एन आर टी। इसमें एन भी आपका नियतांक है, यानी नियत है, और आर भी आपका नियत है। समझ में आया ना सबको? तो अगला लिखिए समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम का मतलब जिसमें ताप समान हो। समतापीय का मतलब समान ताप हो। तो जैसे अगर अभी आपने आदर्श गैस समीकरण में क्या लिखा? पीवी बराबर एन आर टी। तो हमने कहा कि एन और आर ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब पीवी बराबर क्या हो सकता है? टी। लेकिन टी भी मतलब इस शर्त के अनुसार टी भी क्या है? कांस्टेंट है। तापमान भी तो कांस्टेंट हो गया ना। हमने मान लिया, ये माना गया है कि ताप ना बढ़े तो क्या होगा? तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बराबर नियतांक हो जाएगा ना। पीवी बराबर नियतांक, और पीवी बराबर अगर नियतांक है तो इसको क्या, किस नाम से जानते हैं? पीवी बराबर अगर नियतांक है तो इसी को बोलते हैं बॉयल का नियम। समझ में आ गया ना? बॉयल के नियम को ही समतापीय प्रक्रम या बॉयल का नियम। यानी बॉयल ने क्या बताया? बॉयल ने कहा जब किसी पदार्थ का तापमान नियत रहता है तो क्या होगा? P और V का गुणनफल नियत है। तो आप बताइए अगर P का मान हम ज्यादा कर दें तो V का मान क्या हो जाएगा? दो चीजें हैं, दो राशियां हैं, दोनों का गुणनफल नियत है। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसे लिखते हैं ना समझने के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने कहा इसका मान नियत है, बदलेगा नहीं, मान ये नहीं बदलेगा। लंबाई चौड़ाई भले बदलिए लेकिन मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे अभी आपने खेत वाले में पूछा, तो जैसे 1 बीघा खेत है तो लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो 1 बीघा होगा वो 1 बीघा होना चाहिए। जिससे पता चला कि पहले 20 मीटर लंबा था, 4 मीटर चौड़ा था, तो बाद में ये हो सकता है कि चौड़ा 8 मीटर हो जाए, लंबा उसका कम हो जाए, लेकिन क्षेत्रफल तो वही होगा ना। तो आप बताना कि अगर हम नियत मान ले, जैसे हमने मान लिया कि पहले 20 मीटर लंबा था, चौड़ा है 10 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 200 आएगा। हमने यह कहा कि ये क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए खेत का, लंबाई चौड़ाई बदल सकते हैं। इसका मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 10 होगा, अगर ये 25 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये होगा ना। अगर ये 50 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4।
इसका मतलब अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। अगर दो राशियां गुणनफल में होंगी और उनका गुणनफल नियतांक है तो एक बढ़ने से दूसरा घटेगा। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो P है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V के, लिख सकते हैं ना, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। यानी P का मान ज्यादा तो आयतन का मान कम। समझ में आ गया? तो बॉयल ने क्या बताया? बॉयल ने यह बताया जब किसी पदार्थ का ताप अगर निश्चित रखा जाए और उसका अगर हम दाब बढ़ा दें तो आयतन कम हो जाएगा, और अगर आयतन बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो बॉयल का नियम क्लियर है सबको? बॉयल ने क्या बताया कि अगर तापमान स्थिर तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दाब अगर ज्यादा तो आयतन का मान कम।